Good morning students. Online classes में I welcome to all of you. जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। उन बाधाओं पर और उन बाधाओं को दूर करने के उपायों पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे प्राचीन भारत में महिलाओं को आधुनिक काल या आधुनिक भारत की अपेक्षा बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र मन्ते देवता। महिलाओं को पूजनीय और आदरणीय, सम्माननीय ऐसे शब्दों से नवाजा गया। जहां नारियों की पूजा की जाती है, नारियों को सम्मान दिया जाता है, आदर किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसी मान्यता हमारे प्राचीन भारत में थी। शक्ति का प्रतीक दुर्गा जी, धन का प्रतीक लक्ष्मी जी, ज्ञान का प्रतीक सरस्वती जी और अन्न का प्रतीक अन्नपूर्णा जी, ऐसे नामों से उनको सुशोभित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है। वो सम्मान, वो आदर जो उनके लिए मिलता था, वो आदर उनसे छीन लिया गया है। बात है कि महिलाओं को जो प्राचीन भारत में आदर और सम्मान प्राप्त था, उसी आदर और सम्मान को कैसे लौटाया जाए। जो उनका सम्मान गिर गया है, जो उनका आदर छिन गया है, उस गिरे हुए सम्मान को, उस छीने गए सम्मान आदर को वापस लौटाने के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष किस प्रकार से खड़ा किया जाए, जिससे उनका वो खोया हुआ सम्मान, वो आदर वापस लौट सके और वो अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर सके। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को सशक्त किए बिना हम देश को विकास के मार्ग पर नहीं ला सकते। जैसा कि मैं आपसे पहले वाले पाठों को पढ़ाने में चर्चा कर चुका हूं, वो चर्चा है किसी देश की बुलंदियों को देखने के लिए, किसी देश के विकास को देखने के लिए हमारी निगाहें उस देश के भौतिक, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की और मानवीय संसाधनों की ओर दृष्टि जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, हम उस देश की आर्थिक स्थिति को देखकर, आर्थिक संसाधनों को देखकर, प्राकृतिक भौतिक संपदा को देखकर, मानवीय संसाधनों को देखकर आकलन कर लेते हैं कि वो राष्ट्र विकसित है, विकास के मार्ग पर चल निकला है और वहाँ विकास हो रहा है।
तो हमको अगर अपने देश को विकसित करना है तो इन संसाधनों में समन्वय का होना आवश्यक है। आपके पास कितने ही अच्छे आर्थिक संसाधन हो और आपके पास मानवीय संसाधनों का अभाव है, तो आप अपना विकास, अपने देश का विकास इस ढंग से नहीं कर पाएंगे जो एक मानवीय संपदा से भरपूर देश अपना विकास कर पाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहां पर जिस संसाधन या मानवीय संसाधन की बात चल रही है, तो वो मानवीय संसाधन हमारे देश के स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष दोनों ही हैं। और अगर हम अपने देश के स्त्री और पुरुषों का, स्त्री और पुरुष का, या स्त्री स्त्री का, या पुरुष पुरुष का सहयोग लेकर देश का विकास नहीं कर सकते, या स्त्रियों का सहयोग लेकर देश का विकास नहीं कर सकते। हमको दोनों संसाधनों को, दोनों मानवीय संसाधनों को साथ लेकर चलना होगा, तब हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, अकेले स्त्रियों के द्वारा, अकेले पुरुषों के द्वारा देश का विकास नहीं हो सकता। हमें राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों के सहभागिता की आवश्यकता है। दोनों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष या पुरुषों के बराबर स्त्रियों को बनाना पड़ेगा। इन क्षेत्रों से देश का विकास स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था से, देश की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से, देश की सामाजिक स्थितियों से, देश की राजनीतिक भागीदारी से हम किसी भी राष्ट्र के विकास को आसानी से देखकर, परखकर, जांचकर आकलन कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहां सहभागिता पर जोर दिया गया है। ये सहभागिता जब तक नहीं होगी, स्त्री और पुरुष को जब तक भागीदार नहीं बनाया जाएगा इन कार्यों को करने में, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, आर्थिक क्षेत्र के हों, शैक्षणिक क्षेत्र के हों, राजनीतिक क्षेत्र के हों, समस्त कार्यों में या इन विषयों में स्त्री और पुरुष की बराबर की भागीदारी हमको प्रदान करनी होगी। प्राचीन काल में आपने देखा ब्राह्मणों की कन्याओं को वैदिक मंत्रों की, ऋचाओं की, मंत्रोच्चारण की
शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों की कन्याओं को तीर कमान, भाला चलाना यानी युद्ध क्षेत्र की उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ कहने से संबंध ये है कि जब तक हम महिलाओं को पुरुषों के जैसे क्षेत्रों में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश को विकास के मार्ग पर नहीं ला सकते। प्रशिक्षणार्थियों, भौगोलिक, शहरी, ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिकता के ऊपर अगर हम किसी देश के अपने देश की महिलाओं को सशक्त करने की चर्चा कर रहे हैं, तो हमको महिला सशक्तिकरण के लिए भौगोलिक स्थितियों का, जिसमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र दोनों आ जाते हैं, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर महिला सशक्तिकरण निर्भर करता है। एक तो शिक्षा और दूसरा है सामाजिक एकता और तीसरा है भौगोलिक स्थितियां, जिनमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र दोनों आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक समाज एक साथ इस व्यवस्था के विरोध में खड़ा नहीं हो जाता, जब तक समाज अपनी एकता नहीं दिखाता और जब तक शिक्षा का प्रचार और प्रसार नहीं किया जाता, तब तक महिलाओं को सशक्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए हमारे समाज को आगे आना होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा, हमको शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा, हमको सभी के लिए शिक्षा मुहैया करानी होगी और स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तब जाकर हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाओं पर चर्चा कर लेते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ महिलाओं को सशक्त करने के लिए मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि भारतीय सामाजिक संरचना का होना। हमारा समाज पितृ या पुरुष प्रधान समाज है। इस पुरुष की प्रधानता वाले समाज में महिलाओं को जन्म से लेकर और मृत्यु तक ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, पहले तो उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। गर्भ में ही लिंग का परीक्षण हो जाने के बाद जब पता लगता है कि ये भ्रूण कन्या का है, तो उस कन्या के भ्रूण की, उस भ्रूण के होने वाले माता पिता, अभिभावक अपनों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और वो जैसे तैसे करके जन्म भी ले लेती है, तो आप देखते हैं
कि उस बच्ची का जन्म होते ही घर में मातम छा जाता है। बस परिवारजनों को उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक, ससुराल जाने तक चिंता लगी रहती है और ससुराल जाने के बाद भी वो चिंतित रहते हैं कि कहीं इसकी ससुराल वाले उनकी बेटी की हत्या ना कर दें, दहेज कम दिया है, दहेज की पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे हालात में उन चिंताओं से बचने के लिए माता पिता के द्वारा उस कन्या के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। उन्नीस में प्रसव पूर्व निदान तकनीक के विरोध में एक अधिनियम बना 1994, जिसके अंतर्गत कुछ हद तक कन्या वध में या कन्या के भ्रूण की हत्या करने में कमी आई है। लेकिन मैं समझता हूँ 1994 से पहले जो लिंग का परीक्षण चल रहा था उसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। उच्च वर्ण के लोगों ने इन नादानियों को अंजाम दिया और उसी का दुष्परिणाम निकल कर आया है कि आज समाज में जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके यहाँ कन्याओं की कमी हो गई है। क्या आप इन कथाओं को दंत कथा मानते हैं? नहीं, ये सत्य कथाएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उन कमियों को 1994 को हो जाने के बाद 26-27 वर्ष के बाद भी नहीं भरा जा सका है। आज भी इस उच्च वर्ण के लोगों में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका विवाह होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। उनकी आयु मैं समझता हूँ 40-40, 50-50 वर्ष की हो चली है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। ये हमारे समाज की सामाजिक संरचना का ताना बना है, जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? भारतीय सामाजिक संरचना महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा की भूमिका में है, क्योंकि कन्या के दहेज को लेकर, कन्या के विवाह को लेकर माँ बाप चिंतित रहते हैं और उनकी इन्हीं चिंताओं के कारण वो घर में लड़की के जन्म को दुखदाई मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। पापों का फल मानते हैं। पुत्र के जन्म को स्वर्ग में ले जाने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाला, परिवार चलाने वाला, और पुत्री के जन्म को बुरा माना जाता है, मातम छा जाता है।
हमारे समाज की ये सामाजिक संरचना महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, इस सामाजिक संरचना से आप देखते हैं जब बालक और बालिकाओं का समाजीकरण होता है तो समाजीकरण में बालिकाओं को ये एहसास होता रहता है कि उनका स्त्री के रूप में जन्म, उनका कन्या के रूप में जन्म बहुत बुरा है। उनके साथ परिवारजनों का, उनके साथ पास पड़ोसियों का, उनके साथ उनके ऑफिस और कार्यस्थल पर होने वाले उस दुर्व्यवहार को वो देखती हैं और अपनी ज़िंदगी पर सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं कर सकती। उनको दुख होता है, अफसोस होता है, वो गम में डूब जाती हैं। वो बाहर खेलना चाहती हैं, उनको खेल से वंचित। वो पढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ाई से वंचित। वो रोजगार करना चाहती हैं, रोजगार से वंचित। वो नौकरी पेशा बनना चाहती हैं, उससे वंचित। घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है। थोड़ा सा बड़े होने पर घर में रहने की उनके ऊपर पाबंदी कर दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रकार की सामाजिक संरचना में आप देखते हैं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, महिलाओं को वो सम्मान, वो आदर नहीं मिलता जो पुरुषों को दिया जाता है। इससे महिलाओं की कमजोरी बताई जाती है। महिलाओं को इस प्रकार के व्यवहार से कमजोर किया जाता है और वो सशक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनका समाजीकरण करते समय वो संकोच, वो डर, वो झिझक, शर्म और हया, उनके लिए ये पाठ पढ़ाए जाते हैं। डरना, झिझकना, सहमना, घर में रहना, बाहर अकेले घूमने न जाना, ये सारे पाठों को पढ़ाकर उन बालिकाओं का समाजीकरण किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ भारतीय सामाजिक संरचना की जो बात चल रही है कि महिलाओं को भारतीय समाज में दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। उस दोयम दर्जे को पाकर वो अपने आप को हीन समझती हैं और उन महिलाओं की दिनों दिन स्थिति गिरती चली जाती है। उनके खान पान में कटौती, उनके कपड़ों में कटौती, उनके खेलने कूदने में कटौती, शिक्षा में कटौती, अति शीघ्र उनका विवाह कर दिया जाता है, बाल उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई छुड़ा ली जाती है। 9th क्लास तक आते आते, 10th क्लास तक आते आते उन बालिकाओं का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। माँ बाप की ये सोच, हमारे समाज की ये सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि बालिकाओं को आजीवन या तो कोई बड़ी बीमारी में ग्रसित हो जाती हैं या वो बच्चों को जन्म देते समय दम तोड़ देती हैं और पूरी जिंदगी उनकी दुख में ही निकल जाती है। प्रशिक्षणार्थियों,
इस प्रकार की सामाजिक संरचना के होने से महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता। तो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में हमारी भारत की सामाजिक संरचना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं में अशिक्षा का होना, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हमारे देश की 2011 की जनगणना के अनुसार 65% महिलाएं, लगभग 65% महिलाएं साक्षर हैं, शिक्षित हैं। मैं समझता हूं 2021 की जनगणना में महिलाओं की साक्षर दर में वृद्धि करके आप मान लीजिए 80% हो जाता है, तब भी हमारे देश की 20% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विद्यालय नहीं देखा या वो शिक्षा से वंचित हैं। लो, मैं 90 की नहीं कह सकता कि 2021 में 90% महिलाएं शिक्षित हो जाएं। आज भी बहुत सारे समाज में, बहुत सारे वर्गों में, बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे संप्रदायों में, बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के सशक्तिकरण में महिलाओं की अशिक्षा भी या महिलाओं का अशिक्षित होना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा के चलते हुए महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञानता अंधकार की ओर ले जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, यही अंतर है ज्ञान और अज्ञान में। ज्ञान आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा, अज्ञानता आपको अंधकार में धकेल सकती है। इसलिए महिलाएं ना अपने कर्तव्यों को जानती हैं, महिलाएं ना अपने अधिकारों को जानती हैं, क्योंकि वो अशिक्षित हैं और अपने कर्तव्यों और अधिकारों को नहीं जानने के कारण ये महिलाएं सशक्त नहीं हो सकी हैं। महिलाएं कमजोर हैं, उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है और इस उत्पीड़न के होने से, इस शोषण के होने से वो सशक्त नहीं हो पाई हैं। और सशक्त नहीं हो पाने का प्रमुख कारण महिलाओं का अधिक मात्रा में अशिक्षित होना। जब तक महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, तब तक हम महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं में पाई जाने वाली अशिक्षा को दूर करना होगा। तो प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अशिक्षा का होना भी या महिला अशिक्षा का होना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं महिला सशक्तिकरण के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन पर चर्चा कर रहा हूं।
मेरा ये छोटा सा पाठ महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाएं आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।